नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द लर्निंग एज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि का चौथा प्रैक्टिस सेट। सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए इन 30 प्रश्नों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ आपको कम समय में ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। मैंने लगभग हर प्रश्न की व्याख्या करने का प्रयास किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं थॉर्नडाइक, गैरेट, हॉलैंड, वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर है वुडवर्थ। दूसरा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शंस हैं कोल्सनिक, पियाजे, स्किनर, हर्लॉक। इसका राइट आंसर है स्किनर। बीएफ स्किनर का यह कथन विकास के निरंतरता के सिद्धांत को परिभाषित करता है। विकास जन्म से मृत्यु यानी गर्भ से कब्र तक बिना रुके लगातार चलता रहता है। इसकी गति कभी तीव्र जैसे शैशवावस्था में तो कभी धीमी जैसे बाल्यावस्था में हो सकती है, लेकिन ये अचानक ना होकर क्रमिक रूप से होता है। हर्लॉक ने विकास को गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला माना है। तीसरा प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ऑप्शंस हैं तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। इसका राइट आंसर है व्यवहार। पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ये मानता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक जैसे घंटी के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया जैसे लार टपकना उत्पन्न की जा सकती है। यह सिद्धांत पूरी तरीके से व्यवहारवादी है। इसके माध्यम से बच्चों के भीतर अच्छी आदतों, भाषा के विकास और संवेगात्मक व्यवहार का अनुकूलन किया जाता है। यह सिद्धांत संज्ञान, चिंतन या तर्क पर नहीं बल्कि बार बार अभ्यास द्वारा व्यवहार को ढालने पर बल देता है। चौथा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शंस हैं 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं। इसका राइट आंसर है 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे ने बच्चों के मानसिक विकास को समझने के लिए इसे 4 क्रमिक अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसकी अवधि 0 से 2 वर्ष तक होती है और इसमें बच्चा इंद्रियों द्वारा सीखता है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि होती है 2 से 7 वर्ष तक। इसमें बच्चे का भाषा विकास जीववाद और आत्म केंद्रित होता है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन की शुरुआत कर देता है और इसमें संरक्षण का नियम लागू होता है। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि 11 वर्ष से 15 वर्ष तक या इससे ऊपर मानी जाती है और इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक सोच प्रारंभ करता है। पांचवा प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD तथा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी? ऑप्शंस हैं वाइगोत्स्की, पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर। इसका राइट आंसर है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक केंद्रीय अवधारणा है। बालक द्वारा स्वयं किया जा सकने वाला कार्य और किसी कुशल व्यक्ति जैसे शिक्षक या माता पिता की सहायता से किया जा सकने वाला कार्य, इन दोनों के बीच के अंतर दायरे को ZPD कहा जाता है। सहायता देने की इस अस्थायी प्रक्रिया को पाड़, ढांचा या स्कैफोल्डिंग या मचान कहा जाता है।
छठा प्रश्न है, सीखने के पठार का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शंस हैं प्रेरणा का उत्साह, थकान या शारीरिक सीमा, उचित शिक्षण विधि, सकारात्मक वातावरण। इसका राइट आंसर है थकान या शारीरिक सीमा। सातवां प्रश्न है, शिक्षण का सबसे पहला और आधारभूत सूत्र कौन सा माना जाता है? ऑप्शंस हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, जटिल से सरल की ओर। इसका राइट आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण सूत्रों में ज्ञात से अज्ञात की ओर सबसे बुनियादी नियम है। इसके तहत शिक्षक को नया पाठ शुरू करने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज को टटोलना चाहिए। जब बच्चा नए ज्ञान को अपनी पुरानी जानकारी से जोड़कर सीखता है तो अधिगम स्थायी और अर्थपूर्ण हो जाता है। प्रस्तावना प्रश्न इसी सूत्र पर आधारित होते हैं। आठवां प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? ऑप्शन हैं सुकरात, किलपैट्रिक, आर्मस्ट्रांग, अरस्तू। इसका राइट आंसर है आर्मस्ट्रांग। प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग इस विधि के प्रतिपादक हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मैं खोजता हूं, आई फाउंड आउट। इसे खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इस विधि में छात्र को एक निष्क्रिय श्रोता न मानकर एक सक्रिय खोजकर्ता के रूप में रखा जाता है। शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। नवा प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन हैं थॉर्नडाइक, जॉन मेयर, पीटर सालोवे, डेनियल गोलमैन। इसका राइट आंसर है डेनियल गोलमैन। यद्यपि संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में जॉन मेयर और पीटर सालोवे ने किया था, लेकिन इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। गोलमैन ने अपनी 1995 की प्रसिद्ध पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि जीवन की सफलता में बुद्धि लब्धि यानी IQ का योगदान केवल 20% है और संवेगात्मक बुद्धि यानी EQ का योगदान 80% होता है। 10वां प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुखवादी सिद्धांत यानी प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है और तात्कालिक संतुष्टि चाहता है? ऑप्शंस हैं इदम, अहम, पराअहम या चेतना। इसका राइट आंसर है इदम। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। पहला है इदम यानी इड, ये अचेतन मन से जुड़ा है, पूरी तरह से सुखवादी होता है और जैविक इच्छाओं जैसे भूख, कामुकता और तात्कालिक संतुष्टि की तुरंत पूर्ति चाहता है, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक। दूसरा है अहम या ईगो, यह वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है और इदम व परा अहम के बीच संतुलन बनाता है। तीसरा है परा अहम, सुपर ईगो, यह नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है जो समाज और संस्कारों से निर्देशित होता है। 11वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शंस हैं 30:1, 35:1, 40:1 या 45:1। इसका राइट आंसर है 30:1। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की अनुसूची के अनुसार प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 1 से 5 पर छात्र और शिक्षक का मानक अनुपात 30:1 होता है, अर्थात 30 छात्रों पर 1 शिक्षक निर्धारित है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक यह अनुपात 35:1 होता है। यदि प्राथमिक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो ये अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें प्रधानाध्यापक को नहीं जोड़ा जाएगा।
12वां प्रश्न है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे अंतिम या सर्वोच्च स्तर पर कौन सी आवश्यकता आती है? ऑप्शन है सम्मान की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, आत्मसिद्धि या सुरक्षा की आवश्यकता। इसका राइट आंसर है आत्मसिद्धि। अब्राहम मैस्लो ने मानव अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने एक पिरामिड के रूप में 5 स्तरों में दर्शाया। पहला था शारीरिक आवश्यकताएं, इसमें भूख, प्यास, नींद, वह सबसे निचला स्तर था। दूसरी थी सुरक्षा की आवश्यकताएं, और इसमें घर या नौकरी की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। सामाजिक आवश्यकताएं भी हैं, जिसमें प्रेम, मित्रता या परिवार की आवश्यकता है। सम्मान की आवश्यकताएं, इसमें आत्मसम्मान और पहचान की आवश्यकता की बात की गई है। और पांचवी थी आत्मसिद्ध, इस अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचान कर चरम सीमा तक पहुंचना, ये इसका लक्ष्य होता है और ये सर्वोच्च स्तर है। 13वां प्रश्न है, बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, थर्स्टन, टर्मन। इसका राइट आंसर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बुद्ध का बहुकारक सिद्धांत दिया। इसे बालू का सिद्धांत या सैंड थ्योरी या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है, जिसमें कोई सामान्य कारक यानी जनरल फैक्टर नहीं होता है। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत यानी जनरल और स्पेशल कारक दिया। थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया, जिसमें 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं बताई। चौदहवां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? ऑप्शन हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी और अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे के भीतर अमूर्त चिंतन और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क विकसित हो जाता है। वह उन चीजों के बारे में भी वैज्ञानिक ढंग से सोच सकता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है, इसमें चिंतन केवल सामने रखी व ठोस या मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा उससे अधिक तार्किक ढंग से सोच सकता है। 15वां प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने स्तर हैं? ऑप्शन हैं 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 6 स्तर। तो इसका राइट आंसर है 3 स्तर। कोहलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास को समझने के लिए 3 मुख्य स्तर दिए हैं और प्रत्येक स्तर के अंतर्गत 2-2 अवस्थाएं बताई गई हैं। इस तरह कुल 6 अवस्थाएं हो जाती हैं। पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर, इसकी आयु या इसकी अवधि 4 से 10 वर्ष तक होती है। इसमें दंड एवं आज्ञाकारिता की भावना पाई जाती है। दूसरा है पारंपरिक स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष तक माना जाता है। इसमें बच्चे के अंदर अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, कानून और व्यवस्था, इन शब्दों के बारे में बच्चा गहराई से सोचने लगता है। तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर, ये 13 वर्ष से अधिक की आयु है और इसमें बच्चा सामाजिक अनुबंधन शुरू करता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में विश्वास करने लगता है। 16वां प्रश्न है, सीखने में पठार का निराकरण करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन हैं छात्र को डांटना, प्रताड़ित करना या पढ़ने के लिए मजबूर करना। दूसरा है विश्राम और मनोरंजक विधियों का प्रयोग करना। तीसरा है पठार के कारणों जैसे थकान, बीमारी आदि का पता लगाना। चौथा है शिक्षण विधियों को और अधिक रोचक बनाना। तो इसका राइट आंसर है छात्र को डांटना, प्रताड़ित करना या पढ़ने के लिए मजबूर करना। 17वां प्रश्न है, थॉर्नडाइक का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत। इसका राइट आंसर है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत।
18वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन हैं परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति, आनुवंशिकता, शारीरिक बनावट। इसका राइट आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि बच्चा अकेले रहकर अपने ज्ञान का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अपने समाज, संस्कृति और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। इनके सिद्धांत में समाज, संस्कृति और भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। 19वां प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन हैं संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, मनोविश्लेषणात्मक या मानवतावादी। इसका राइट आंसर है व्यवहारवादी। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। वे एक कट्टर व्यवहारवादी थे। उनके द्वारा दिए गए सीखने के मुख्य नियम, इसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम है, पूरी तरह से उद्दीपक यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के यांत्रिक संबंध पर आधारित है। व्यवहारवाद ये मानता है कि अधिगम बाहरी उद्दीपकों और पुरस्कार या दंड के माध्यम से व्यवहार में आने वाला परिवर्तन है। 20वां प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट में कौन सा पद विशेष रूप से समावेशित बच्चों हेतु परामर्श और पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित होता है? ऑप्शन हैं प्रधानाचार्य, लेखाकार, लिपिक, डाइट मेंटर। इसका राइट आंसर है डाइट मेंटर। 21वां प्रश्न है, शिक्षण के आधारभूत कौशलों में विन्यास, प्रेरणा या प्रस्तावना कौशल का क्या कार्य है? ऑप्शंस हैं छात्रों को सीधे कठिन प्रश्न देना, नए ज्ञान को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, पाठ को सीधे समाप्त करना, छात्रों की परीक्षा लेना। इसका राइट आंसर है नए ज्ञान को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। सूक्ष्म शिक्षण में प्रस्तावना कौशल पहला और सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। जब शिक्षक कक्षा में कोई नया उप विषय या टॉपिक पढ़ाने जाता है तो वह सीधे पाठ शुरू करने के बजाय बच्चों से उनके दैनिक जीवन या पिछली कक्षाओं से जुड़े 3-4 सरल प्रश्न पूछता है। इसका उद्देश्य बच्चों के ध्यान को केंद्रित करना और नए अध्याय की पृष्ठभूमि तैयार करना होता है। 22वां प्रश्न है, शिक्षण के सूत्र पूर्ण से अंश की ओर यानी होल टू पार्ट्स का मुख्य आधार कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है? ऑप्शन हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत, कोहलर का सूझ सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है कोहलर का सूझ सिद्धांत। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है समग्र रूप या पूर्ण आकृति। कोहलर, कोफका और वर्दीमर इसके मुख्य प्रतिपादक थे। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार मानव मस्तिष्क की किसी भी समस्या या वस्तु को पहले उसके पूर्ण रूप यानी होल को देखता है, उसके बाद ही उसके छोटे छोटे भागों या पार्ट्स पर ध्यान देना होता है। जैसे हम पहले पूरा पेड़ देखते हैं, फिर उसकी पत्तियों, टहनियों और तने को देखते हैं। 23वां प्रश्न है, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन हैं प्राथमिक, द्वितीयक, गत्यात्मक या स्थिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर। आनुवंशिकता को स्थिर या स्टैटिक माना जाता है क्योंकि गर्भाधान के समय माता पिता से जो गुणसूत्र और जीन बालक को मिल जाते हैं उनमें जीवन भर कोई बदलाव या संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत वातावरण एक गत्यात्मक संरचना है क्योंकि बालक का परिवेश, समाज और वातावरण समय के साथ बदलता रहता है। 24वां प्रश्न है, बालकों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक को बार बार रटाना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और वाद विवाद के अवसर देना, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना, कठिन शब्दों का इमला या श्रुत लेख लिखना। इसका राइट आंसर है स्वतंत्र अभिव्यक्ति और वाद विवाद के अवसर देना। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार भाषा और अभिव्यक्ति के विकास के लिए बच्चे को एक ऐसा निडर वातावरण मिलना चाहिए जहां वह अपनी बात बिना किसी झिझक के रख सके। वाद विवाद, समूह चर्चा और कहानी सुनाने
जैसी गतिविधियों से बच्चों का भाषाई आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके तार्किक चिंतन का विकास होता है। रटाना और चुप रखना अभिव्यक्ति को दबा देता है। 25वां प्रश्न है, सृजनात्मकता में मौलिकता का वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन हैं, पुरानी विधा को सुंदर तरीके से लिखना, नियमों का हूबहू पालन करना, किसी समस्या का नया, अनोखा और उपयोगी समाधान खोजना, कठिन परिभाषा को याद करके सुनाना। तो इसका राइट आंसर है किसी समस्या का नया, अनोखा और उपयोगी समाधान खोजना। सृजनात्मकता के 4 मुख्य तत्व होते हैं, प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। मौलिकता का सीधा अर्थ है नकल न होना। जब कोई बालक किसी पुरानी लीक से हटकर बिल्कुल नया, अनूठा और समाज के लिए उपयोगी विचार या समाधान प्रस्तुत करता है तो उसे मौलिकता कहा जाता है। 26वां प्रश्न है, भाषा विकास या अभिव्यक्ति क्षमता के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन हैं, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था के प्रथम 6 माह, उत्तर किशोरावस्था। इसका राइट आंसर है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की होती है। भाषा सीखने के दृष्टिकोण से इसे मानव जीवन का सबसे क्रिटिकल पीरियड या सबसे संवेदनशील काल माना जाता है। इस उम्र में बच्चों का मस्तिष्क बहुत ग्रहणशील होता है। वे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा को बहुत तेजी से अनुकरण द्वारा सीखते हैं। इस दौरान मिला भाषाई परिवेश उनके भविष्य के भाषा कौशल को तय करता है। 27वां प्रश्न है, आगमन विधि के चरणों का सही तार्किक क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है नियम, फिर उदाहरण, फिर परीक्षण। दूसरा है पहले उदाहरण, फिर निरीक्षण, फिर सामान्यीकरण, फिर परीक्षण। तीसरा है सीधे नियम रटाना, उसके बाद भूल जाना। चौथा है उदाहरण, उसके बाद रटना, फिर परीक्षा देना। इसका राइट आंसर है पहले उदाहरण देना, फिर निरीक्षण, फिर सामान्यीकरण, फिर परीक्षण। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर कार्य करती है। इसके 4 प्रमुख तार्किक चरण इस प्रकार हैं। पहला है उदाहरण प्रस्तुतिकरण। शिक्षक छात्रों के सामने एक ही प्रकार के कई विशिष्ट उदाहरण रखता है। दूसरा निरीक्षण ऑब्जर्वेशन। छात्र उन उदाहरणों को ध्यान से देखते हैं और उनमें समानता ढूंढते हैं। तीसरा है सामान्यीकरण। समानता के आधार पर एक साझा नियम या सूत्र निकाला जाता है। चौथा है परीक्षण या सत्यापन वेरिफिकेशन। उस नए नियम को अन्य उदाहरणों पर लागू करके जांचा जाता है। 28वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में पुनः पाठ योजना रीप्लानिंग हेतु कितना समय निर्धारित है? ऑप्शन हैं 6 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या 12 मिनट। इसका राइट आंसर है 12 मिनट। एनसीईआरटी द्वारा विकसित भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग चक्र की कुल अवधि 36 मिनट होती है। इस चक्र का विभाजन इस प्रकार है। पहला शिक्षण या टीचिंग, इसके लिए 6 मिनट है। प्रतिपुष्टि या फीडबैक के लिए 6 मिनट है। पुनः पाठ योजना रीप्लानिंग के लिए 12 मिनट है। यह सबसे बड़ा चरण है क्योंकि इसमें पाठ योजना को दोबारा सुधारा जाता है। चौथा है पुनः शिक्षण रीटीचिंग, इसके लिए 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि रीफीडबैक, इसके लिए भी 6 मिनट निर्धारित है। 29वां प्रश्न है, बाल विकास की किस अवस्था को पहचान का संकट आइडेंटिटी क्राइसिस माना जाता है? ऑप्शन हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक होती है, इसे के संकट को पहचान बनाम भूमिका भ्रांत आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन कहा है। इस अवस्था में किशोर के मन में ये लगातार सवाल उठता है कि मैं कौन हूँ, समाज में मेरा स्थान क्या है, मैं भविष्य में क्या करूँगा। वो अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए संघर्ष करता है। इसीलिए स्टैनली हॉल ने इसे तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। लास्ट प्रश्न है, लुई ब्रेल द्वारा आविष्कृत ब्रेल लिपि मुख्य रूप से कितने उभरे बिंदुओं पर आधारित होती है? ऑप्शन हैं 4 बिंदु, 6 बिंदु, 8 बिंदु या 12 बिंदु। इसका राइट आंसर है 6 बिंदु।
ब्रेल लिप एक स्पर्शनीय टैक्टाइल लेखन प्रणाली है जिसका आविष्कार 1824 में फ्रांस के लुई ब्रेल ने किया था। ये दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी होती है। ये प्रणाली 6 उभरे हुए बिंदुओं रेज्ड डॉट्स के एक ग्रिड यानी आयत पर आधारित होती है। इन 6 बिंदुओं को अलग अलग संयोजनों या कॉम्बिनेशंस में व्यवस्थित करके वर्णमाला के अक्षर, संख्याएं और विराम चिन्ह बनाए जाते हैं जिन्हें दृष्टिबाधित बच्चे अपनी उंगलियों के पोरों से छूकर आसानी से पढ़ लेते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितना स्कोर किया है वे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।